एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर मुझे कुछ डाउट्स पूछने थे। मेरा मंडे को यूटी है फिजिक्स का। मैं कल सेंटर आ सकती हूँ? सेंटर, हाँ हाँ, कल सेंटर तो आप कभी भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बस सर। ये देख लेना कि जो है क्लासेस मेरी कब खाली है, उसके अकॉर्डिंग आओ। नहीं तो किसी और टीचर से भी पूछना होगा तो पूछ सकते हो। यहाँ पे डाउट हमेशा टीचर कोई ना कोई अवेलेबल रहता है, बट अगर मेरे से पूछना है तो मेरा टाइमिंग देख के आना ना। सर आपकी कल दिन में क्लास है? इनमें तो होगी ही, टाइम टेबल अभी नहीं आया, एक मिनट देख लो। कल की टाइम टेबल आया नहीं। अ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर अभी तक आपने कुछ बताया है? है? सर आपने कुछ बताया है अभी तक? मैंने अभी ज्वाइन किया है। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं बताया, अभी तो टाइमिंग हो रही है, सब लोग आ रहे हैं, कुछ भी नहीं बताया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कल का टाइम टेबल अभी आया नहीं बेटा ना, तो अभी तो नहीं बता पाएंगे। कल का टाइम टेबल आ जाए तो फिर बता पाऊंगा कि कल की अवेलेबिलिटी कब से कब है। ओके सर। एक मॉर्निंग वाली तो रहती ही रहती है, 8 से 10 वाली। अब उसके बाद 10 से 12 बीच में खाली मिलेगा, या फिर जो है हो सकता है 12 से 2 वाला खाली मिलेगा। इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक स्लॉट खाली मिलेगा। अब वो देख लेना आप। आप देख पाओगे कि नहीं टाइम टेबल कल का? नहीं ना, आप लोगों को तो एक्सेस होता है क्या टाइम टेबल का? नहीं सर, बस हम अपना देख सकते हैं, बाकी का समझ नहीं आता। हाँ सर। अच्छा, क्लास रहते और रहते सर अगर आ कल जाता है तो बता दूंगा। कल का तो सर हमें टाइम टेबल मिलता ही नहीं है, क्योंकि कल हमारी छुट्टी की हुई है उन्होंने, कल की और परसों की। हम्म तो टाइम टेबल नहीं भेजते कल का और परसों का हमें। हम्म। क्लास रहते रहते अगर सर आ जाता है तो मैं कम्युनिकेट कर दूंगा। ठीक है। ओके सर। हाँ बोलो। बोलो भाई, क्या पूछ रहा था? हाँ सर। सर आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन होगा सर? क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है ना। वो क्या यस पिछले सर। क्लास में क्या डिस्कस किया गया है उसको प्रभजोत बताएगी क्या? प्रभजोत ही बता, तू भी बता। क्या सर? प्रभजोत से पूछ रहा हूँ कि क्या लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया गया था। प्रभजोत, बता सकते हो? ध्यान में है? आशुतोष बताओ, हाँ तुम भी बताओ। सर डाइपोल डिस्कस कराया था लास्ट क्लास में। हाँ तो क्या डिस्कस कराया था वही। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पोजीशन कराया था। तो पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और उसमें आपको बताया गया कि कोई भी इक्वल और अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन है सर्टेन सेपरेशन पे, जो कि जनरली माइन्यूट होता है, उस पे प्लेस्ड है, तो इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए डाइपोल। उसको डाइपोल की तरीके से आप रिकॉग्नाइज करते हो। और यस सर। उस डाइपोल का जो एक्सिस है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के मिलाने वाला जो इन्फिनाइट एक्सटेंशन की लाइन होती है, उसको आप एक्सिस ऑफ डाइपोल कहते हो। ठीक है ना, ये लाइन को एक्सिस के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। निगेटिव चार्ज को ओरिजिन मान करके पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर अगर आपने एल से दिखाया है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो आप रिप्रेजेंट करते हैं
Q इंटू वेक्टर L के द्वारा, ठीक है। यानी कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, और मैग्नीट्यूड Q अमाउंट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द चार्ज से लिखा जाता है। एक्सियल पोजीशन पे जो फील्ड होती है वो डाइपोल के डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होती है, ट्वाइस ऑफ पी डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब से लिखते हैं, वेयर आर इज द सेपरेशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। और अगर कोई पोजीशन आप ब्रॉड साइड ऑन पॉइंट का देखते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पोजीशन है, यहाँ के लिए जो फील्ड का डायरेक्शन बताया आपको कि इट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, और उसका मैग्नीट्यूड पी डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब से लिखते हो आप। और किसी जनरल पोजीशन का पॉइंट है आर सेपरेशन पे थीटा के एंगुलर पोजीशन पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको आप लिखते हो पी डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा से। और इसका रेडियल डायरेक्शन के साथ एंगल अगर आप फाई कहे हैं तो tan फाई की जो वैल्यू होती है वो हाफ ऑफ tan थीटा होता है, ठीक है। इतना हम लोगों ने पीछे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर बात करा गया था कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो उसका डाइपोल मोमेंट कैसे लिखना है, वो भी बात हुई थी शायद ना, बोलिए। यस सर। यस सर। एलिमेंटल पार्ट ले करके आप उसका डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं। दो केसेस भी हम लोगों ने डिस्कस करे थे डाइपोल मोमेंट को लिखने का। अब आइए बात करते हैं कि अगर किसी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे फोर्स और टॉर्क क्या क्या लगेगा, यस सर, यस। और कब किस तरीके का उसका कैसा इक्विलिब्रियम हम कंसिडरेशन में ले सकेंगे, ठीक है ना। तो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए एक जगह पे आपने बोला कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का अपीयरेंस है वो इस तरीके से है, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन के रूप में अगर रिप्रेजेंटेशन आपने दिया है तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्यों भाई? हाँ? यस सर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी बताई गई है उसके अकॉर्डिंग ये यूनिफॉर्म फील्ड हो जाएगा ना। हर जगह पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, हर जगह पे फील्ड हाँ का सर। डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा। अब इसमें मान लो कि आपने एक डाइपोल को ऐसे ला करके प्लेस कर दिया, दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ द डाइपोल, ऐसे आपने डाइपोल को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये माइनस का क्यू है और ये प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है। और लेट दिस पर्टिकुलर डाइपोल इज एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द फील्ड डायरेक्शन, थीटा के एंगल पे है। तो अगर हम फोर्स के बारे में देखें तो आपको मालूम है कि किसी भी चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है वो आप लिखते हो Q इंटू ई से ना, इलेक्ट्रिक चार्ज पे लगने वाला फोर्स। और अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो उस पे फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और चार्ज नेगेटिव है तो उस पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, यस सर, क्योंकि फील्ड के पॉजिटिव है, Q इंटू ई हो जाएगा। और इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, ये माइनस ऑफ क्यू ई से लिखोगे ना, यस। ठीक है। तो टोटल फोर्स के लिए अगर बात करोगे तो आपको मालूम है कि ये पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है और निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों का सम कर दिया जाए तो टोटल फोर्स हो जाएगा। यस
और पॉजिटिव चार्ज Yes, पे sir. फोर्स है हमारा QE और निगेटिव चार्ज पे है माइनस ऑफ QE। तो क्या हो जाएगा, सम नल वेक्टर मिल गया, यानी कि नेट फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर डाइपोल इज 0। तो एक तो क्लियर इंफॉर्मेशन हो गई कि जब कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखोगे तो उस पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी 0 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Force on the dipole is 0। ये तो क्लियर इंफॉर्मेशन आपको बन गई। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, तो इन दोनों से मिलकर के एक कपल बनेगा, है ना। इक्वल फोर्सेस यस सर। और अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस हैं, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से सेपरेटेड प्लेस्ड हो, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कपल बनता है। और कपल का टॉर्क लिखने का क्या तरीका होता है, किसी एक फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के किसी पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं और दूसरे फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं, है ना। और वो आर क्रॉस एफ जो होता है दैट इज द टॉर्क ऑफ द फोर्स। तो अगर हम यहाँ को ही ओरिजिन मान लें और इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम एल वेक्टर से दिखता दें तो जो टॉर्क इसका होगा टॉर्क ऑन डाइपोल, ये क्या लिखेंगे, एल क्रॉस एल क्रॉस टू ई, यस सर। ठीक है ना। दिस विल बी द टॉर्क ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्यू एल क्रॉस ई, ठीक है। क्यू इंटू एल क्या हाँ है, सर। हमारे इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है, Dipole moment. डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मोमेंट पी क्रॉस ई, है ना। तो यस सर। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम प्लेस करेंगे तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो टॉर्क लगेगा उसको लिखने का ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, पी क्रॉस ई से लिखा जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना है, सीक्वेंस को भी ध्यान में रखना है कि किसमें किसका क्रॉस प्रोडक्ट कह रहे हैं। अब दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं भाई, कितने लोगों को ध्यान में है, हाउ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, कितने लोगों को ध्यान में है। वैसे मैं बताऊंगा तो जरूर, बट जानना चाहते हैं कि कितने लोगों को ध्यान में है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। बस 4 ही लोग। और हर्षपुरिया, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमको लिखना है। ये मान लो कि एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी। ये दोनों वेक्टर इस स्क्रीन के प्लेन में है और इनके बीच का एंगल थीटा का है। तो ए क्रॉस बी हमको लिखना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हो भाई, हर्षपुरिया? हर्षपुरिया, आदित्य, हाँ, और डायरेक्शन कैसे देते हैं हर्ष अग्रवाल? हर्ष Sir, अग्रवाल, rule, right hand rule. Sir. कैसे क्या है, राइट हैंड रूल बता दो, कुछ लोगों को नहीं ध्यान में है। कैसे देते हैं डायरेक्शन, बताओ। सर वो याद नहीं आ रहा अभी।
अच्छा, तो दो वेक्टर के क्रॉस हम बताए प्रोडक्ट। हाँ बताइए। सर, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो सर बाहर की तरफ होगा, अगर क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ होगा सर। क्लॉकवाइज क्या ए चीज? से बी की सर, टॉर्क मतलब ए से बी की ओर जा रहे हैं ना सर, तो जिधर घूम रहे हैं ना सर, तो डायरेक्शन देखेंगे। अगर उसी को अपना जो फिंगर्स होता है ना, 4 फिंगर्स को कर्ल करेंगे जिधर जा रहे हैं, और जो थंब होगा ना बाहर की तरफ पेश होगा, तो वो हम्म, ठीक है। अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, जैसे इस फिगर में दिखाया गया, दोनों स्क्रीन के प्लेन में है और दोनों के बीच का एंगल थीटा का है, तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो मिलने वाला वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड लिखते हो आप ए बी साइन ए बी थीटा। साइन थीटा। और और डायरेक्शन डायरेक्शन को देने का तरीका होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो फर्स्ट अपीयरिंग वेक्टर है, जैसे ए क्रॉस बी लिखा गया है, तो ए वेक्टर ये पहले अपीयरेंस में आने वाला वेक्टर है, ठीक है। तो उसकी तरफ आप अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को स्ट्रेच करके फैलाते हो, ठीक है। और अपने पॉम को, हथेली को इस तरीके से आप एडजस्ट करते हो कि फिंगर्स जो है वो सेकंड वाले की तरफ घूम सके, ठीक है। तो थंब जिस डायरेक्शन में खुलेगा वो आपका उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाले वेक्टर का डायरेक्शन होता है। जैसे तुमको इस फिगर में ए क्रॉस बी करना है, तो ए तुम्हारा जो है स्क्रीन के प्लेन में है, ऐसे मान लो तुमने अपनी उंगली को फैलाया, ठीक है ना। ऐसे आपने ए की तरफ उंगली को फैलाया और बी तुम्हारा इधर की तरफ है, तो उंगली घुमा रहे हो तो बी की तरफ तो घूम नहीं रहा है भाई। घूम रहा है क्या बी की तरफ उंगली? नहीं। हाथ नो दिख सर। रहा है मेरा? सर एक बार वापस दिखा दो। ये अगर मान लो कि ये तुम्हारा ए वेक्टर है, तो इधर की तरफ तुमने उंगली फैला दिया और बी तुम्हारा ऐसे है पेन, दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। अब उंगली अगर घुमा रहे हो तो बी की तरफ उंगली घूम रही है क्या? नहीं ना। तो नो आप सर। अपने हाथ हाथ को एडजस्ट करो। अब फाइनली जब आप अपने हाथ को ऐसे रखोगे तो उंगली घुमाओगे तो बी की तरफ घूमेगा। हाँ। अंगूठा कैसे खुला? स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। आउट ऑफ द प्लेन। हाँ, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ खुला। तो इस डायरेक्शन का अगर यूनिट वेक्टर आप एन कैप कह रहे हो, तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो एन कैप के डायरेक्शन में होगा, स्क्रीन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ, ठीक है। तो ए क्रॉस बी को लिखने का क्या है तरीका? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप से लिखा जाएगा। एन कैप का डायरेक्शन कैसे देखना है? पहले वाले वेक्टर की तरफ दाहिने हाथ की उंगलियों को फैलाना है और अपने हाथ को इस तरीके से एडजस्ट करना है। पहली चीज तो राइट हैंड को ही यूज करना है ना, लेफ्ट को नहीं। अपने हाथ को ऐसे एडजस्ट करना है कि उंगलियां सेकंड वाले वेक्टर की तरफ घूम सके। तो जिधर की तरफ थंब खुलेगा ना एक्सटेंडेड आर्म का, वो डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाले वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। यस सर। हम्म। यस तो सर। ये आपका जो है वो डायरेक्शन को देने का तरीका हो गया। अब आइए इधर में देखिए, अब ये पी क्रॉस ई करना है तुमको, है ना। तो उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा वो अब हमको समझना है इस फिगर में। पहले तो इसका मैग्नीट्यूड लिख लिया जाए। तो पी और ई के पीई बीच का साइन एंगल थीटा। कितना है भाई? तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क क्या हो जाएगा? पी इंटू ई इंटू साइन थीटा, इट विल बी द मैग्नीट्यूड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर डिफिनीशन जो इधर में बताया गया। सबको क्लियर है बात? यस सर। यस सर। अच्छा। यस सर। अब आओ जरा डायरेक्शन भी देख लेते हैं। तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, है ना, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड को उधर दिखाया था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये ई का डायरेक्शन है। और तुम्हारा पी वेक्टर जो था दैट वाज इन दिस ओरिएंटेशन, ऐसे पी वेक्टर था। अब जरा हम पी यस। की तरफ अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को फैला के ई की तरफ घुमाते हैं और देख के बताना है, कौन बताना चाहेगा कि डायरेक्शन क्या मिलेगा? पी क्रॉस सी का डायरेक्शन क्या मिलेगा? कितने लोग बता सकते हैं? हैंड रेज दिखाइए।
पी स्क्रीन के प्लेन में है, ई का भी डायरेक्शन आपको स्क्रीन के प्लेन में राइटवर्ड दिखाया है। हाँ, तो पी क्रॉस ई का डायरेक्शन किधर की तरफ आएगा, ये आप में से कितने लोग बता सकते हैं? जसजीत बताओ। हाँ, और लोगों को क्लियर नहीं हुआ क्या? हो गया सर। पहले वाले वेक्टर यानी कि पी की तरफ आपको अपनी, देखो ऐसे उंगली पी की तरफ फैलाओगे और ई तुम्हारा ऐसे था, पेन देखो, पेन का ही डायरेक्शन ई का डायरेक्शन था। अब ऐसे अगर उंगली को फैलाओगे दाहिने हाथ की, तभी उंगली पी ई की तरफ घूम पा रही है ना। अगर मान लो ऐसे फैला दिया तो क्या उंगली घूम रही है ई की तरफ? नहीं। ऐसे अगर आपने फैला दिया तो ई की तरफ घूम रही है? नहीं। फाइनली जब आप अपने हाथ को ऐसे रखोगे तभी जाके उंगली ई की तरफ घूमेगी। इज इट क्लियर? यस सर। अंगूठा किधर गया? Yes, स्क्रीन के परपेंडिकुलर अंदर की स्क्रीन तरफ जा रहा टू द प्लेन। अंदर के है ना। तो जो P क्रॉस E का जो डायरेक्शन होगा इस फिगर के अकॉर्डिंग, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन इनवर्ड। तो किसी भी सरफेस पे अंदर का डायरेक्शन दिखाना होता है तो उसको दिखाने का तरीका है गोले के अंदर में ऐसे क्रॉस बना देते हो। तो इसका मतलब होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। और अगर बाहर का डायरेक्शन दिखाना होता है तो ऐसे गोले में बिंदी लगा देते हैं ना, सर्कल के अंदर में डॉट बना दिया। तो इसका मतलब होगा कि स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ डायरेक्शन है, और सर्कल में ऐसे क्रॉस लगाया तो इसका मतलब perpendicular towards the plane. हाँ, तो जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा P क्रॉस E का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए इनवर्ड द प्लेन। प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, ये टॉर्क का डायरेक्शन हो गया। अच्छा, दूसरी चीज ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब टॉर्क के डायरेक्शन को दिखाने के लिए फिंगर्स को आप कर्ल करते हो ना, तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में घूमती है वो उस टॉर्क के इन्फ्लुएंस में रोटेशन की टेंडेंसी देता है। तो अगर आप इस डाइपोल को इस पोजीशन पे रख के छोड़ दोगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपकी फिंगर्स कैसे कर्ल करी थी भाई? ऐसे करी थी ना, ऐसे घूमी थी ना फिंगर्स यस सर। दाहिने हाथ के। तो हाँ ये जो सर। टॉर्क हमारे इस डाइपोल पे लगेगा वो क्या करेगा, इस डाइपोल को फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने का प्रयास करेगा, यस सर। है ना। टॉर्क यस हाँ विल सर। try to align the dipole moment in the direction of electric field। बोलिए भाई, अगर किसी को अभी भी कोई दिक्कत है तो बोलो, हम फिर से एक्सप्लेन करें। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड लिखने में अगर किसी तरीके की कोई भी समस्या है, कहीं कोई चीज आपको समझने में दिक्कत आई है तो प्लीज हाँ बोलिए। हैंड रेज दिख रहा है दो लोगों का, प्लीज डाउन करिए अपना हाथ। हर या पूछना है कुछ तो बोलिए। तो क्लियर है ना सबको? यस सर। प्रांजलि Yes, sir. ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, sir. ओके, तो ये हो गया कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या है वो समझने का, टॉर्क को लिखना कैसे है वो समझ लिया आपने। अब आप स्पेसिफिक आइए। मान लो कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको फील्ड के डायरेक्शन में ही प्लेस कर दिया, है ना। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी।
और मैंने क्या किया कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसी फील्ड के डायरेक्शन में प्लेस कर दिया, ऐसे पी वेक्टर भी इधर ही कर दिया, सेम डायरेक्शन। अब अगर हमको इस पे फोर्स और टॉर्क के बारे में इंफॉर्मेशन बताना है तो गुनगुन बताएंगे इस पे फोर्स कितना लगेगा भाई? गुनगुन, फोर्स कितना होगा इस डाइपोल पे? इस वाले फिगर में फोर्स कितना होगा? जी बोलिए। ये फिगर है, इसमें फोर्स ऑन द डाइपोल क्या है? 0। गुनगुन बोल रहा है? हाँ? गुनगुन बोल रहा है? गुनगुन, अरे बोलेगी, हैंडरेज तो दिख रहा है, बोलेगी कुछ? माइक नहीं काम कर रहा है क्या इसका? सर चैट पे कुछ लिख दिया। हाँ सर लिखी है, वो बता ही नहीं रही है, इसकी आवाज लगता है कि माइक नहीं काम कर रहा है इसका। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, भूमि सिन्हा आपका माइक वर्किंग में है? भूमि सिन्हा, भूमि, अच्छा ये भी बड़ा बढ़िया तरीका है, अगर ना बोलने का मन कर दे। सर हाँ बोलो। सर हाँ सर भूमि, एक बार रिपीट कर देंगे, क्या कहा आपने? मैं लीव कर गया था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो पोजीशनिंग है डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसमें इस पे फोर्स कितना लगेगा? भूमि बताएगी। सर उसका मैसेज आया है कि वो थोड़ी देर में माइक फिक्स कर लेगी। अच्छा फिक्स करो भाई, फिक्स करते रहो। हर्ष तुम बोलो, कितना फोर्स होगा हर्ष ठाकुर? सर एफ नेट मतलब? हाँ एफ नेट ही तो, एफ, सर 0। एफ नेट 0। ये तो भाई ऑलवेज के लिए बोला है ना, कि कोई भी डाइपोल है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तूने तो नेट फोर्स तो आंख बंद करके उस डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और दूसरा कोई लग रहा हो तो बात अलग है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा इट विल बी 0। ठीक है, अब टार्क बता दो ना हर ठाकुर तुम्हें, टार्क क्या लगेगा इस पे? सर ये वो क्यू एल इंटू ई, हैं? मतलब सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, कहाँ है? हमको तो लग रहा है कि 0 होगा, तू कहाँ है ऐसे कर पी इंटू ई? सर मैं बताऊं? है कहाँ पी इंटू ई कह रहा है? पी इंटू ई क्यों 0 क्यों नहीं? सर 0 होगा। 0? सर साइन साइन थीटा 0, हाँ थीटा की वैल्यू 0 है। साइन 0 0 होता है ना भाई, तो टॉर्क ऑन दैट पर्टिकुलर डाइपोल विल बी 0 ऑल्सो। तो टॉर्क भी आपको मिल गया कि 0 हो गया, यानी कि क्या हो गया, इस डाइपोल का इक्विलिब्रियम हो गया। यस हाँ? सर। अब प्लीज सभी लोग अपने हैंड रेज नीचे कर लीजिए, जो अगला क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं उस पे कोई जिसको जवाब देना होगा वो हैंड रेज दिखाएगा। इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल है। ठीक है, अब आप बताओ कि यहाँ पे जो हमारे इस डाइपोल का इक्विलिब्रियम है वो कैसा है? स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है? इक्विलिब्रियम 3 तरीके का होता है, मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट। सर इक्विलिब्रियम मेरी 3 आवाज आ तरीके रही का। है? हाँ जी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा ठीक है, तो बताओ। अ, आपको ये जानकारी है ना कि इक्विलिब्रियम 3 तरीके का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और नो सर। न्यूट्रल। यस यस सर सर। बता दो एक बार। अच्छा बताता हूँ सर पहले तीसरे तरीके का बता दो, दो तरीके का तो। तो पता है, स्टेबल अनस्टेबल, और मुझे थर्ड टाइप नहीं पता। अच्छा यस ठीक है। सर। अच्छा बिल्कुल बताता हूँ। तो इसका इक्विलिब्रियम कैसा है मनस्वी, आप बताओ। स्टेबल। क्यों
स्टेबल क्यों? क्योंकि सर उसमें सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका डायरेक्शन है सर वो एक सेम है ना, इसलिए इक्विलिब्रियम में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या रिक्वायरमेंट होती है मनस्वी? सर मुझे कंफर्म नहीं है सही से। तो जो भी मालूम है बोलो तो। अम, आशुतोष कुमार सिंह, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम? सर अगर हम उसको थोड़ा सा dx डिस्प्लेसमेंट देंगे तो वो वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा और वो वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सर। चलो ठीक है। यस और सर, लोग भी समझ थीटा लो भाई। हाँ हम बता रहे हैं, और लोग समझ लो। पहले तो इक्विलिब्रियम 3 तरीके का होता है वो समझ लो, फिर ये इक्विलिब्रियम को समझेंगे कि ये है कैसा। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आप इक्विलिब्रियम डिस्कशन में लेते हैं, हाँ, तो पहली रिक्वायरमेंट होती है फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स एज वेल एज टॉर्क ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट शुड बी 0। ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए ये रिक्वायरमेंट हो गई। अब वो इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है, उसको देखने का या समझने का तरीका क्या है? उस ऑब्जेक्ट को उसके इक्विलिब्रियम से स्लाइटली जो है डिस्प्लेस करो। ठीक है ना? अगर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट को दिए जाने पे या स्लाइटली रोटेट किए जाने पे फिर से वो अपने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम की तरफ आने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में उसका इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये पर्टिकुलर एक इस तरीके का पोटेंशियल वेल है ना, इस तरीके का कोई शेप है और यहाँ पे तूने एक बॉल को प्लेस कर दिया, यहाँ पे बॉल एक रख दिया आपने, ठीक है, इस पोजीशन पे आपने एक गेंद रखी है, तो यहाँ पे गेंद का इक्विलिब्रियम तो है, ये तो क्लियर है सबको कि नेट फोर्स एज वेल एज टॉर्क ऑन दिस पर्टिकुलर बॉल विल बी 0 एट दिस लोकेशन। इसमें तो यस कोई सर। डाउट नहीं होगा। अब मान लो कि गेंद को मैंने इधर को या इधर को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ा, तो ये बॉल फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ यस जाएगी, सर। है ना? यस यस सर। सर। तो यहाँ पे ये जो बॉल का इक्विलिब्रियम है इसको क्या कहोगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए यही छोड़ते हैं, पहले ये तीनों चीजें बता देते हैं फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के स्टेबल होने के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली डिस्प्लेस एंड रिलीज, then it has the tendency to return back to its original equilibrium position, then equilibrium is said to be stable। और किसी भी इक्विलिब्रियम को स्टेबल होने के लिए जरूरी है कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का जो है वो मिनिमा अपीयरेंस में आना चाहिए। मिनिमम। हाँ, मिनिमा। यस सर। ठीक है ना? इफ द ऑब्जेक्ट इज slightly displaced from equilibrium position and release, it has tendency to regain its original equilibrium position। Then equilibrium is said to be stable। ठीक है ना? फॉर इट टू हैपन, ये पॉइंट याद रखने का है, फॉर इट
to happen potential energy should have minima at that point. ठीक है ना? यस और सर। किसी फंक्शन का मिनिमा होने की क्या रिक्वायरमेंट होती है भाई? डी टू यू डी इक्वल टू 0। इट शुड बी ग्रेटर देन 0. यस सर। ट्रिपल डेरिवेटिव जो होना चाहिए वो से बना होना मैक्सिमम में 0 होता है फिर? हाँ मैक्सिमम में 0 होता है क्या फिर? नहीं, मैक्सिमम में लेस देन 0 होता है. यस सर। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, डी यू डी आर 0 होना चाहिए, है ना? और डी टू यू डी आर टू ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो ये ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो वहां पे मिनिमा होता है. ठीक है ना? ये चीज यस मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है क्या? पढ़े हैं सर। हाँ पढ़ा है, अभी 12th में मैथ में भी पढ़ोगे. 11th में 11th में पढ़ा था रिलेशन. 11th में तो फिजिक्स में पढ़ाए होंगे सर, जो भी पढ़ाए. हाँ सर, फिजिक्स में पढ़े थे। फिजिक्स में पढ़ा. हाँ, अब मैथ में पढ़ोगे पूरा डिटेल में मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट. ठीक है, 12th में यस आपकी कैलकुलस की स्टडी चलेगी मैथ में. तो सारे कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स में आप यूज करते रहे ना पीछे में, केवल आपको रेफरेंस के लिए फिजिक्स वाले सर पढ़ाए होंगे. ठीक है, अब वो सारी चीजें डिटेल में आप पढ़ लोगे तो चीजें और भी आपको सिंपल लगने लगेंगी. मैथमेटिक्स जो इन्वॉल्व होगा फिजिक्स में वो पार्ट भी आप आसानी से करने लगोगे. ठीक है. यस सर। अब और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात समझते हैं. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आप तब कहते हो ना जबकि उस इक्विलिब्रियम से ऑब्जेक्ट को अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ो तो वो उससे और दूर होने लगे, और दूर चला जाए. ठीक है, तो उसको अनस्टेबल कहते हैं. जैसे ऐसे किसी हिल पे किसी ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे बॉल आपने रख दी. ठीक है ना? तो यहाँ पे बॉल आपका इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर इस बॉल को थोड़ा सा आप दाहिने या बाएं किसी साइड में आप स्लिप करा दो थोड़ा सा, तो क्या होगा? अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इट विल गो डाउन या फर्दर यस अवे सर। फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और भी दूर होता यस चला जाएगा. यस है ना? जाएगा ना? तो यहाँ का जो यस इक्विलिब्रियम है बॉल का ये अनस्टेबल कहलाएगा. यहाँ का इक्विलिब्रियम इसका क्या होगा? अनस्टेबल होगा. और जैसा फिगर से भी आपको दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा होना चाहिए ना. यहाँ पे भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा होगा. ठीक है ना? इफ ऑब्जेक्ट इज slightly displaced from equilibrium position and it goes further away from it, then equilibrium is unstable.
ठीक है, क्लियर है ये बात? यस 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 और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर इट टू हैपन, potential energy should have maximized that point. पोटेंशियल एनर्जी should have maxima at that point. ठीक है, तो मैक्सिमा के लिए डी यू डी आर तो जीरो, मैक्सिमा या मिनिमा दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। यस और सर। और आपको ध्यान में होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव का जो निगेटिव होता है वो फोर्स भी शो करता है ना, माइनस ऑफ डी यू डी आर, ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है ना। यस सर सर नहीं याद है। ओके, कोई बात नहीं, नहीं याद है तो अभी जहाँ जरूरत आएगी बताएंगे। पोटेंशियल एनर्जी का जो डबल डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव है उसकी निगेटिव वैल्यू फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। नेगेटिव हाँ, वो कैसे करती है वो बता रहे हैं। ये डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो, यानी कि निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा मिनिमम मैक्सिमा पॉइंट होगा और वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आप तब कहते हो, डिस्प्लेसमेंट के बाद भी इक्विलिब्रियम पे रहे। हाँ, जहाँ पे छोड़ो वहीं पे इक्विलिब्रियम नया बना ले। अच्छा सर, ओके। जहाँ पे डिस्प्लेस करके छोड़ो वहां पे वो नया इक्विलिब्रियम बना ले। जैसे ये मान लो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, इस पे तूने बॉल को यहाँ यस सर। रखी है, तो यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम है। अब इस बॉल को थोड़ा सा दाहिने डिस्प्लेस करके या बाएं डिस्प्लेस करके जहाँ छोड़ोगे वहीं पे नया इक्विलिब्रियम बना लेगा। क्यों? यस यस सर। सर। यस सर तो यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा? न्यूट्रल कहलाएगा। ठीक है ना? ओके सर। यस सर। यहाँ और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट बनी? पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, है ना? यस सर। कांस्टेंट रहेगा तो उस केस में इक्विलिब्रियम क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। न्यूट्रल। ठीक। हाँ, ये आपका तीन तरीके का इक्विलिब्रियम होता है: स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। यू कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है? अब आइए अपने डिस्कशन पे आते हैं, जो हम लोग जिसमें ये सर बातें हाँ जी, बताओ। सर आपने अभी बोला था कि आप बताएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव नेगेटिव कैसे आता है फोर्स के। ठीक है, बताते हैं। आपने फोर्स के बारे में पढ़ा होगा कि फोर्स जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरे को बोलते हैं आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है? यस सर। और कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं? ऐसे फोर्स जिसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, यस सर। इनिशियल Yes, और sir. फाइनल पोजीशन पे केवल डिपेंडेंट होता है, उसको आप कंजर्वेटिव कहते हैं, है ना? जैसे यस फोर्स सर। ऑफ ग्रेविटी हो गई, इलास्टिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये सब आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ठीक है ना? ये चार तो नाम Yes. आपको हमेशा याद ही रखना है। कंजर्वेटिव का चार नाम तो आपको हमेशा याद रखना है। कौन कौन से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, Electrostatic. अस्तित्व इलास्टिक ग्रेविटेशनल। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल। जिसमें से तीन के बारे में आप डिस्कशन पहले कर चुके हैं, चौथा अभी कर रहे हैं, जिसका कंजर्वेटिव है कि नहीं ये अभी आगे चल के प्रूव करेंगे। ठीक है, बट अभी मान लो कि ये कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव है। ठीक है ना? Conservative. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है। आगे अभी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जनरल में वर्क लिखेंगे तो वहां पे आपको प्रूफ कर देंगे कि ये वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट है और इसलिए आप इसको कंजर्वेटिव कहते हैं। ठीक है, बट अभी याद रखिए कि इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। और साथ में
एनर्जी का प्रिंसिपल पढ़े होंगे तो 3 प्रिंसिपल आपको पढ़ाया गया होगा। एक कि नेट फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट के बराबर होता है। यस सर। यस सर। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के रूप में पढ़े होंगे। हाँ सर। यस सर। पढ़े होंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है वो पोटेंशियल Yes, एनर्जी में कमी के बराबर होता है। यस तो पढ़े हैं ये? हाँ? यस सर। हाँ, तो du आपको मालूम है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, u फॉर पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, दैट इज माइनस ऑफ f डॉट dr। फोर्स अगर एलिमेंटल फोर्स के एलिमेंटल चेंज ऑफ पोजीशन में वर्क लिखना होता है फोर्स का, तो आप f डॉट dr लिखते हैं ना, और चूंकि ये निगेटिव के बराबर होता है तो निगेटिव लगा दिया, है ना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कमी होती है, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये एफ आर डी आर हो गया। यस सर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसी एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे का उसके डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है, जहाँ पे एफ आर क्या है, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो इधर से तुमको एफ आर लिखना होगा भाई, तो ये क्या लिखोगे, माइनस ऑफ डी यू डी आर लिख सकते हो ना। तो अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी केवल आर का फंक्शन है और किसी दूसरे वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, बेसिकली ये पार्शियल होता है। अगर मल्टीपल वेरिएबल का फंक्शन है, हाँ, तो ये माइनस ऑफ डेवा यू डेवा आर से लिखते हैं। अगर एक ही वेरिएबल का फंक्शन है तो उस केस में सिंपली आप उसको एग्जैक्ट डेरिवेटिव के रूप में भी लिख सकते हैं, और अगर मल्टीपल डेरिवेटिव का मल्टीपल वेरिएबल का फंक्शन है तो आप पार्शियल डेरिवेटिव के निगेटिव के रूप में लिखते हैं। तो मान लो कि अगर सिंगल डेरिवेटिव का फंक्शन है पोटेंशियल एनर्जी, तो फोर्स जो होगा वो माइनस ऑफ डी यू डी आर से लिखा जाएगा ना। यस सर। यही से आपको ये जानकारी बनती है कि माइनस ऑफ डी यू डी आर दैट इज द फोर्स, ठीक है। और अगर कई सारे वेरिएबल हैं तो इंडिविजुअल कंपोनेंट लिखोगे, सभी को ऐड कर दोगे तो टोटल फोर्स मिल जाता है, दैट इज द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो आप उसको भी चाहो तो नोट कर लो, बता देते हैं। तो मान लो कि अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी तीन अलग अलग, जो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, एक्स वाई जेड तीनों के फंक्शन है, तो एफ एक्स को लिखना होगा तो इट विल बी रिटन एज माइनस ऑफ डेवा यू डेवा एक्स। एफ वाई को लिखना होगा तो ये लिखा जाएगा माइनस ऑफ डेवा यू डेवा वाई। और एफ जेड को लिखना होगा तो ये लिखा जाएगा माइनस ऑफ डेवा यू डेवा जेड, है ना। तो फोर्स वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, माइनस ऑफ डेवा यू डेवा एक्स आई कैप प्लस डेवा यू डेवा वाई जे कैप प्लस डेवा यू डेवा जेड के कैप ना, माइनस बाहर कॉमन निकाल ले लिया। और ये हम लोग लिख सकते हैं माइनस आई डेवा डेवा एक्स प्लस जे डेवा डेवा वाई प्लस के डेवा डेवा जेड यू। और ये एक ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, ठीक है। यस सर। ऑपरेटर है, तो एफ को लिखने का तरीका हो गया माइनस ऑफ डेल ऑपरेटर यू, ठीक है। ये भी कहीं आपको छोटे में सिंबल के रूप में याद रख सकते हैं, जहाँ पे ये चीज जो लिखी गई है ना, इसी को छोटे में दिखाने का ये तरीका है। उल्टा ट्रायंगल बना देते हैं और वेक्टर लगा देते हैं, इसको डेल ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल ऑपरेटर। इट इज इक्विवेलेंट टू आई डेवा डेवा एक्स प्लस जे डेवा डेवा वाई प्लस के डेवा डेवा जेड, ये आपका डेल ऑपरेटर है।
जब किसी स्केलर के साथ लगता है तो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, तो ये कहलाता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। और वेक्टर के साथ ये दो तरीके से लग सकता है, एक डॉट प्रोडक्ट के रूप में, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में। तो डॉट प्रोडक्ट के रूप में लगेगा तो उसको बोलोगे डाइवर्जेंस, और क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लगेगा तो उसको कर्ल बोलते हैं। जैसे एक आप पढ़ रहे होंगे तो आपके बुकलेट में एक एक्सप्रेशन लिखा होगा, जहाँ पे गॉस थ्योरम पढ़े होंगे, वहीं पे ऐसे यस सर, लिखा हुआ E दैट इज ट्रायंगल इक्वल्स बना टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना? ये फॉर्म में लिखा होगा गॉस थ्योरम। यस सर। ये गॉस थ्योरम का डेरिवेटिव फॉर्म है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें ये डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम जो है वो यूज करने से आपकी वर्किंग आसान हो जाती है, इसलिए वो फॉर्म भी आपके बुकलेट में मेंशन कर दिया है, ठीक है ना? तो ये डॉट प्रोडक्ट के रूप में अप्लाइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस है, इसको क्या कहोगे? डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ फील्ड दैट इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रो क्या है? चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना? रो इज द चार्ज डेंसिटी। तो अगर कभी फील्ड का फंक्शन दिया है और उससे तुमको चार्ज डेंसिटी निकालनी है, तो देयर यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। अब आपको तरीका मालूम हो गया कि ये डेल ऑपरेटर का मतलब क्या है, दिस वन। तो जो भी फील्ड दिया गया होगा उसके साथ इसको अप्लाई कर लेंगे डॉट फंक्शन में, है ना? यस सर। हाँ डॉट फंक्शन में इसको अप्लाई कर लेंगे तो आपको एप्सिलॉन नॉट राइट लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे, डेंसिटी पता हो जाएगी चार्ज। यस सर। ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको मिल सकते हैं, जहाँ पे अगर आप इस गॉस थ्योरम का जो डेरिवेटिव फॉर्म है इसको आप यूज करेंगे तो आपकी वर्किंग आसान हो जाएगी, ठीक है। हमने सोचा था कि इसको जहाँ पे प्रॉब्लम आएगा वहीं पे बताएंगे, बट चलिए यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कर दिया इसको, ठीक है ना? ये क्या है? डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम या डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। यस सर। यस हाँ, सर। और जब ये क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में अप्लाई होगा तो उसको कर्ल बोलते हैं, ठीक है ना? किसी वेक्टर के साथ क्रॉस फैशन में मल्टीप्लाई होकर के आएगा तो उसको कर्ल तो उसको बोलते हैं। और जब डॉट फैशन का मल्टीप्लिकेशन है तो डाइवर्जेंस बोलते हैं। और स्केलर के साथ लगेगा तो क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। यस हाँ, तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की निगेटिव वैल्यू फोर्स होती है, यानी कि यस सर। पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेटिव है उसका नेगेटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली ये क्या है? डिफरेंशिएशन ही तो है। हाँ यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेटिव है उसकी निगेटिव वैल्यू फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भाई? यस सर। यस। अब आ जाए अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। यस सर। हाँ, सर इससे कुछ क्वेश्चन दे दीजिए सर, फोर्स ग्रेडियंट और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फोर्स से। आएगा आएगा, घबराओ नहीं, थोड़ा मिसलेनियस प्रॉब्लम में ये सब आएगा, है ना? ओ ये यस सर। हाँ हाँ, अभी तो टॉपिक वाइज प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग ना। टॉपिक वाइज प्रॉब्लम में नहीं, मिसलेनियस प्रॉब्लम जब देंगे तो वहां पे जो है इसको यूज करना होगा, घबराइए नहीं, ठीक है। तो सारे टूल का एक ही जगह पे प्रयोग तब करेंगे जब हमको सारी चीजें बेहतर तरीके से धीरे धीरे स्टेप वाइज समझ में आ जाएंगी, तो मिक्सिंग करेंगे तो वहां पे जो है और सही तरीके से समझ में आएगा, है ना?
यस सर। अभी इसको खत्म करके हम लोग प्रॉब्लम ही पहले करेंगे। पहले हम अपनी तरफ से ही कुछ प्रॉब्लम कराते रहेंगे, उसके बाद आप अपना बुकलेट करके अपना डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे थे ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये हमारा डाइपोल था। इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ था। हमने लिखा कि नेट फोर्स 0 है, हमने लिखा कि टॉर्क भी 0 है। ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया, है ना। अब जरा देखें हाँ सर। कि डाइपोल को थोड़ा सा यहाँ से रोटेट करा देते हैं ना। ये डाइपोल को मान लीजिए कि ऐसे हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दिया, है ऐसे रोटेट करा दिया। तो अब इस डाइपोल पे टॉर्क देखिए तो किधर लग रहा है। टॉर्क क्या करना चाह रहा है, इसको इसी पोजीशन पे ले जाना चाह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के हाँ, ओर सर। अलाइन करने चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अलाइन करना चाह रहा है। इसका मतलब क्या हाँ हुआ सर। कि ये टॉर्क उसको ओरिजिनल पोजीशन की तरफ ही ड्रैग करने का प्रयास कर रहा है। स्टेबल यानी कि यहाँ इक्विलिब्रियम में का ले जाना। इसका इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेबल है। तो व्हेन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड are in same direction, equilibrium is stable, है ना। ये इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। क्लियर है। यस सर। यस सर। अब आइए देखते हैं जरा उल्टे डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट को रख देते हैं। ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर की तरफ है और डाइपोल मोमेंट हमने ऐसे प्लेस कर दिया। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट अपोजिटली डायरेक्टेड है। तो फोर्स क्या मिलेगा भाई इस पे, 0। यस सर। और टॉर्क क्या होगा, वो भी 0 होगा सर। 0। टॉर्क 0 होगा क्योंकि साइन 180 हो गया। साइन 180 की वैल्यू भी तो 0 होती है क्या। यस सर। तो टॉर्क भी 0 हो गया और फोर्स भी 0 हो गया। तो आपका ये इक्विलिब्रियम तो हो गया। हाँ सर। अब आइए देखते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम कैसा है। मान लो कि थोड़ा सा हम इसको घुमा देते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो पी क्रॉस ई करिए तो देखिए क्या कर रहा है। पी क्रॉस ई का डायरेक्शन क्या बन रहा है, पी की तरफ ऐसे दाहिने हाथ की उंगली फैला के ई हाँ की सर। तरफ घुमाइए। क्लॉकवाइज बन रहा है सर। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों ले जा रहा है? आए किधर ले जा स्टेबल रहा है? इक्विलिब्रियम सर। आपने घुमाया इस डायरेक्शन में और जो टॉर्क लग रहा है उसको और दूर ले जा रहा है, इससे अनस्टेबल। इससे और दूर ले जाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है क्या, सबको समझ में आ रहा है डायरेक्शन। हाँ सर। हाँ सर। तो आपको मिला कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है ये अनस्टेबल है। तो व्हेन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड are oppositely directed, then equilibrium is unstable। ठीक है। सर। तो दो तरीके का इक्विलिब्रियम हमारे डाइपोल का इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉसिबल है।
ठीक है, स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है। स्टेबल कब होगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, फील्ड और डाइपोल मोमेंट। और जब अपोजिटली डायरेक्टेड होंगे तो अनस्टेबल होगा। हाँ जी, बोलो क्या कहना चाह रहे हो? हाँ सर। सर इसमें सर स्टेबल की ओर ले जाएगा ना सर, फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रुक जाएगा सर। कहाँ ले जा रहा इसमें है? सर सेकंड केस में सर क्लॉकवाइज सेकंड, घुमा रहा है ना सर, तो तो फोर्स तो लगते ही जाएगा, टॉर्क क्लॉकवाइज तो इसको लगते ही घुमा जाएगा। रहा है, तो इस जो जिस इक्विलिब्रियम पे ये था उस इक्विलिब्रियम की तरफ ले जा रहा है कि उसको उसे स्टेबल की तरफ ले जा रहा है? स्टेबल की ओर ले जा रहा है सर। हाँ, तो इस इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं ना ले जा रहा है। नहीं सर। नहीं ले जा रहा है, तो इसीलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। जिस हाँ इक्विलिब्रियम सर। पे था हाँ सर। अगर उसके तरफ ले जाने का प्रयास करता तो वो स्टेबल कहलाता, और उससे यस दूर सर। ले जा रहा है तो वो यस। अनस्टेबल कहलाएगा। ठीक है, हाँ स्टेबल है। फाइनली तो यस सर। स्टेबल की तरफ ही जाने का प्रयास करेगा हमेशा, है ना? हाँ सर, हमेशा क्योंकि लाइन उस, करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हाँ में। हाँ, क्योंकि ये जनरल टेंडेंसी है। क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की जनरल टेंडेंसी होती है कि वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। ठीक है ना? यस अगर सर। उसको उसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो मिनिमाइज करने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे पानी है, ऊपर से छोड़ोगे तो वो नीचे ही गिरेगा, जमीन की तरफ आएगा, अर्थ की तरफ आएगा। छत से गिराओगे तो छत से गिराओगे तो वो दूसरे तल्ले पे नहीं जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि उधर नीचे जाने में उसकी हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। ठीक है, आपको थोड़ा वर्किंग करते हैं, खड़े खड़े हैं, आप थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, थोड़ा आपको आराम मिल जाता है, लेट जाते हैं और आराम मिल जाता है। लेटने पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट हो गई ना। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट हो गई, आपकी मसल्स जो होंगी लीस्ट स्ट्रेंड होंगी लेटने के पोजीशन में। ठीक है, क्योंकि उस फोर्स के अगेंस्ट आपको खड़ा रखने के लिए मसल्स आपको वर्क कर रही है ना कंटिन्यूअसली। तो आपको फटीग होती है, थकान होती है, तो खड़े होने पे, बैठने पे आपको लंबे समय तक बैठना होगा तो थकेंगे, लेटेंगे तो थकान कम मिलेगी होगी। ठीक है, कारण वही है कि एनर्जी स्टेट आपका ज्यादा हो गया खड़ा होने पे। ठीक है ना? तो फटीग आपको जल्दी होएगी। हर ऑब्जेक्ट की जनरल टेंडेंसी होती है वो हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी स्टेट को मिनिमम करने का प्रयास करता है, जहां उसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, है ना? लिविंग नॉन लिविंग सबके लिए है। हाँ सर। हम्म, जैसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, अपनी एनर्जी घटा लेगा, क्योंकि वो उसका स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे ले जाएगा जितनी पोटेंशियल की एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो ये दो तरीके का इक्विलिब्रियम की बात हो गई जो हमारा डाइपोल पोजेज कर सकता है इस फील्ड में। अब आइए बात करते हैं इसके पोटेंशियल एनर्जी की। सर टाइम हो गया। क्या बजे तक का है क्लास? अभी नहीं हुआ, 50 तक। 50 तक है। यस सर, अभी 3:50 में छुट्टी है। ओ सॉरी सर, मैंने 3:30 तक देखा था। लगता है बोर हो गया आपको ना? नहीं सर। है? नहीं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है?
सर आ रहा है। कोई नई चीज नहीं सीखने को मिल रही है, हैं? सर मिल रही है। तो फिर तो ये मान लो कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया माइनस का क्यू प्लस का क्यू, ठीक। और आपने ये थीटा के एंगल पे इसको प्लेस करा, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है भाई ये तो इधर की तरफ है, ई वेक्टर इधर की तरफ है। तो टॉर्क इस पे लिखने का आपको तरीका मालूम है कि ये लिखा जाएगा भाई पी क्रॉस ई से, पी साइन थीटा माइनस के कैप। पी क्रॉस। अब इस अच्छा टॉर्क के द्वारा वर्क लिखना आता है आपको? हाँ सर, सर बता दो डॉट एक डी थीटा। जैसे आप फोर्स का एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क लिखते हो dw दैट इज एफ डॉट डी आर, एफ डॉट उसी तरीके से एलिमेंटल एंगुलर टाउ डॉट डी थीटा एलिमेंट। पोजीशनिंग जो वर्क होता है, वर्क डन बाय द टॉर्क जो लिखा जाता है टाउ डॉट डी थीटा से लिखा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि डी थीटा जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन कैसे देते हैं? एक्सिस क्लॉकवाइज। एक्सिस को दाहिने हाथ की उंगलियों से पकड़ना होता है ना, और फिंगर्स जो है वो हाँ थीटा के बढ़ने वाले डायरेक्शन में घूमनी चाहिए। तो थंब जिस डायरेक्शन में खुलता है वो डी थीटा का डायरेक्शन होता है, ठीक है। थंब जिस डायरेक्शन में खुलता है वो डी थीटा का डायरेक्शन होता है। जैसे ये तुम्हारा मान लो कि एक सर्कल हो गया, इस सर्कल पे पार्टिकल हमारा घूम रहा है, ठीक है। कोई पार्टिकल है, किसी समय पार्टिकल यहाँ पे है और एक माइन्यूट इंटरवल में पार्टिकल मूव करके यहाँ चला गया, डी थीटा एंगल ये स्विप किया है। तो इसका जब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन तुम करोगे तो क्या करोगे? एक्सिस तो ये है इसका, ऐसे पेन देखो, एक्सिस है ना ये पेन इसका, यस सर। यस सर, यस होगा वही तो इस पार्टिकल का भी एक्सिस है जिसके अबाउट घूम रहा है। उसको दाहिने हाथ से हाँ। के उंगलियों से पकड़ना है और उंगलियां किधर घूमनी चाहिए? जिधर थीटा बढ़ रहा है इधर की तरफ आपको ऐसे पकड़ना है। तो अंगूठा किधर खुला? बाहर की तरफ ना। यस सर। सर। तो डी थीटा को जब वेक्टर के रूप में दिखाते हो तो उसका डायरेक्शन होता है ऐसे दिया जाता है, प्लीज बी केयरफुल, है ना, इधर की तरफ डायरेक्शन होता है। इसी तरीके से मान लो कि ये थीटा पोजीशन पे था, इसको थोड़ा सा और हमने इधर की तरफ घुमा दिया तो डी थीटा वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। यस सेम सर, सिचुएशन। यस सर। तो जो वर्क लिखोगे आप ये हो जाएगा टाउ डॉट डी थीटा से लिखोगे। और टाउ का डायरेक्शन किधर की तरफ है भाई? सर प्लेन के अंदर की ओर, अपोजिट टू इनवर्ट द प्लेन। हाँ अंदर की तरफ है टाउ का डायरेक्शन, पी क्रॉस ई का डायरेक्शन अंदर की तरफ और डी थीटा का डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो दो वेक्टर अगर अपोजिटली बाहर की डायरेक्टेड तरफ है, अपोजिट दोनों अपोजिटली नेगेटिव डायरेक्टेड है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव ऑफ दोनों प्रोडक्ट। दोनों के मैग्नीट्यूड का नेगेटिव। नेगेटिव। तो यस नेगेटिव टॉर्क का मैग्नीट्यूड है P इंटू ई साइन थीटा और डी थीटा, ये वर्क हो जाएगा, ठीक है। माइनस का P साइन थीटा डी थीटा होगा। हाँ सर। यस ये ठीक है, क्लियर है सबको? टाउ का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, पी क्रॉस ई किया अंदर की तरफ, और डी थीटा का जो तरीका आपको बताया उसके अकॉर्डिंग ये बाहर की तरफ है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट निगेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड होता है ना। तो माइनस ऑफ पी साइन थीटा डी थीटा हो गया डी डब्ल्यू, ठीक है। यस अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें थीटा 1 से थीटा 2 के लिए, थीटा 1 से थीटा टी के लिए इंटीग्रेट कर दें तो इसने कितना वर्क किया टॉर्क ने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टॉर्क लग रहा है
उसने कितना वर्क किया ये आप 2 मिल जाएगा। cos theta 1 P और साइन थीटा का इंटीग्रेशन cos माइनस theta कॉस 2 थीटा होता है, माइनस cos theta कॉस थीटा 2 माइनस का कॉस थीटा minus cos 1। theta ये लिमिट प्लेस yes करने पे मिल गया। हाँ सर अब आपको पहले से मैंने बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है भाई, आप ये मान के अभी बात कर रहे हैं, बाद में इसको प्रूव करेंगे अभी। ठीक है, तो आपको मालूम है कि ये किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कमी के बराबर होगा। yes sir yes sir yes sir यानी कि U2 माइनस U1 जो कि इंक्रीमेंट को शो करेगा, ये तो माइनस ऑफ W1 नेगेटिव क्यों होता है, यस सर माइनस। हाँ हाँ, सर ये आपने 11th में पढ़ा रखा है, आज थोड़ा सा इसको हम लोगों ने रिवाइज भी किया। 3 जो एनर्जी का प्रिंसिपल पढ़ा है कि कंजर्वेटिव के द्वारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कमी के बराबर, टोटल फोर्स के द्वारा वर्क यस डन मैकेनिकल एनर्जी में इंक्रीमेंट के बराबर, और नॉन टोटल फोर्स के द्वारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट के बराबर, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन मैकेनिकल एनर्जी में इंक्रीमेंट के बराबर। ये 3 प्रिंसिपल हैं जिसमें से पहला सर वाला यस सर कर रहे हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कमी के बराबर, तो निगेटिव जो हो जाएगा वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो U2 माइनस U1 को लिखने का इंफॉर्मेशन क्या बन गया भाई, P इंटू ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। cos theta ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफॉर्मेशन बना। ठीक है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब आपको ये भी मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी को कहीं भी जीरो मान सकते हैं। यस सर प्रॉब्लम पीछे करते होंगे तो कभी कभी जमीन पे जीरो मान लेते होंगे, कभी टेबल पे जीरो मान लेते होंगे, कभी एच हाइट पे भी यस जीरो सर मान लेते दैट होंगे। यस सर हाँ, यस क्योंकि Theta, H तो कांस्टेंट ही है हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का जीरो वैल्यू आप कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई Yes, sir, उसके yes. लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, yes sir तो जनरल कस्टमरी है कि जब थीटा की वैल्यू 90 की हो तो उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मानते हैं। ठीक है ना, यस सर तो अगर हम इसी को फॉलो कर रहे हैं तो थीटा 1 की जगह 90, U1 की जगह 0, थीटा 2 की जगह थीटा, U2 की जगह U लिख दीजिए। क्या बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का, माइनस का P माइनस ऑफ P cos theta और P cos थीटा क्या है, P डॉट E है। हाँ सर देखिए यहाँ से P डॉट E P cos थीटा होगा ना, हाँ सर तो U को लिखने का इंफॉर्मेशन हो जाएगा माइनस ऑफ P डॉट E। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर डाइपोल को लिखने का फॉर्मूला बन गया। कब के लिए है ये ध्यान रखने का है, जब आप का डाइपोल ऐसे है और इस समय आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहे हैं, तब के लिए है ना। डाइपोल फील्ड के परपेंडिकुलर है तब पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना गया, तो पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का ये एक्सप्रेशन होगा। अच्छे, अब जरा देखो कि अगर P और E दोनों सेम डायरेक्शन में है तो U की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव कितनी, सर P आएगी सर माइनस ऑफ P माइनस ऑफ P आएगी, और यही इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। हाँ सर हाँ तो सबसे मिनिमम मेरी Yes, cos थीटा माइनस तो 1 पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा हो गया कि नहीं, ये देखो। हाँ जब सर अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जब डाइपोल इस ओरिएंटेशन में होता है तो वहां पे उसका इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है,
और स्टेबल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होना चाहिए। तो इस पोजीशन पे हाँ आपको सर। मिनिमम वैल्यू यस यस सर। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? पी। पी। सर यस सर। और वो कब अनस्टेबल होगा? जब इक्विलिब्रियम ई कंडीशन। वेक्टर और ई वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ना? सर यस सर। हाँ दोनों सर। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो 180 ये यू मैक्सिमा का पोजीशन हो गया और ये यू मिनिमा का पोजीशन हो गया। इसीलिए यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और यहाँ पे स्टेबल है। क्लियर? यस सर। तो एक यस। दूसरे से कोरिलेट करके दिमाग में बिठाओ तो वो चीज भूलती नहीं है। ठीक है ना? और इंटरेस्ट भी जनरेट होता है। जो चीज उधर में अभी हम लोगों ने बोला उसी चीज को यहाँ पे हम देख भी रहे हैं। ये यू मैक्सिमा और यू मिनिमा सर आपने उल्टा लिखा है क्या? यस सर। यस सर। ऊपर से डायग्राम में इलेक्ट्रिक अच्छा, फील्ड वाले। ठीक है। तो दोनों को कोरिलेट करके ध्यान में रखिए। तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन हो गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन हो गई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ पे P हो जाएगा एंड इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और यहाँ पे माइनस का P हो गया, दैट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है ना? क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी हम लोगों ने इंफॉर्मेशन बना लिया। अब आइए देखते हैं कि एक प्रॉब्लम के रूप में समझते हैं। मान लीजिए कि दो डाइपोल्स हैं, है ना? एक डाइपोल ये है, इसका डाइपोल मोमेंट P1 का है, और एक डाइपोल ये है, दोनों के डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में है, P2। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा? आर सेपरेशन पे प्लेस कर दिया। मान लो कि दिस डाइपोल इज प्लेस एट ए सेपरेशन आर। ठीक है, आर सेपरेशन पे प्लेस कर दिया तो दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा ये आपको ऑब्जर्वेशन बनानी है। ठीक है, इसको आप वर्कआउट करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे वो मैं समझा रहा हूँ, आप बनाइएगा इसको। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या आपको बन पाया कि नहीं। ठीक, एक पॉइंट चार्ज मान लेना कि यहाँ पे क्यू है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे प्लस का क्यू, ये हो जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू, और इसकी लंबाई कुछ अपनी तरफ से मान लेना 2a। a इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेरिजन टू r। तो इस डाइपोल के कारण इस निगेटिव चार्ज के लोकेशन पे फील्ड लिख सकते हैं, उसके कारण फोर्स इधर लग जाएगा। इस चार्ज पे इस डाइपोल के कारण फील्ड लिख सकते हैं, उसके कारण फोर्स इधर लग जाएगा। ये आपको फोर्स जो मिलेगा वो बड़ा मिलेगा इसके कंपैरिजन में। दोनों को वेक्टोरली जोड़ सकते हैं या दोनों को सिंपल सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं। अट्रैक्शन का फोर्स आ जाएगा दोनों के बीच। और फाइनली जब एक्सप्रेशन को लिखिएगा तो ए को आर के कंपैरिजन में आप इधर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करिएगा और उसका निगलेक्ट कर दीजिएगा ए बाई आर का जो हायर पावर है उनको, या फिर जो है डिनोमिनेटर को कॉमन निकाल करके न्यूमरेटर में जो भी पावर्स आपके ए टू द पावर 2 के आ रहे हैं या उससे हायर के, वो वाले निगलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको फोर्स के लिए इंफॉर्मेशन बन जाएगी जो इन दोनों के बीच में लगेगा। और वो फोर्स का एक्सप्रेशन आपको कुछ ऐसे मिलना चाहिए। अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स 6p1p2 डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r टू द पावर 4, ऐसे फोर्स मिलना चाहिए। ठीक है, ये आप डेराइव करके वर्कआउट करके निकालिएगा। ठीक है, ये आपके लिए वर्किंग के लिए असाइनमेंट हो गया। यस सर।
हाँ, करिएगा इसको, नहीं बनेगा तो Yes, पूछिएगा। sir. आज को यहीं पे करेंगे फिनिश। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे रुको, अभी देखें Thank you, sir. अटेंडेंस कि नहीं, एक मिनट, अटेंडेंस किया कि नहीं, अटेंडेंस हुआ कि नहीं ये देखिए, छोड़ना अभी। ये घूमने लगा।